हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अपनी फिजियोलॉजी सीरीज में जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया है उसका। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। तो ये टॉपिक एक्चुअली हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे, दो वीडियोस में। तो ये पार्ट वन है। पार्ट टू जो होगा इस वीडियो का मैं नेक्स्ट अपलोड करूंगी। ओके, एक्चुअली ये चैप्टर स्टमक हमारा काफी बड़ा चैप्टर है। तो वी विल बी स्टडिंग इट इन टू पार्ट्स। आप लोग भी इसे दो पार्ट में पढ़ोगे, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि सेकेंड पार्ट बिल्कुल अलग है फर्स्ट पार्ट से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ स्टमक। तो स्टमक जो है वो एक हॉलो ऑर्गन होता है। और लोकेशन कहाँ होती है स्टमक की? जस्ट बिलो द डायफ्राम ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, ये आप एनाटॉमी में और अच्छे से पढ़ते हो लोकेशन स्पेसिफिक। पर इतना याद होना चाहिए फिजियो के लिए दैट इट इज अ हॉलो ऑर्गन और वो डायफ्राम में लेफ्ट साइड, डायफ्राम के नीचे लेफ्ट साइड लोकेटेड होता है। एम्प्टी स्टमक का वॉल्यूम 50 ml होता है बस। लाइक इट्स वेरी स्मॉल। लेकिन वो 4 लीटर तक एक्सपैंड कर सकता है। ओके, बट नॉर्मली वो 1 to 1.5 लीटर उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, बट वो 4 लीटर तक भी कर सकता है एक्सपैंड। वैसे एम्प्टी स्टमक 50 ml का होता है ना। पार्ट्स ऑफ स्टमक। तो स्टमक के जो है हमारे पास चार पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो चार पार्ट्स में हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। ये चार पार्ट होते हैं। कार्डिया जो होगा आपके जस्ट ईसोफेगस से घुसते ही पहले कार्डिया। फिर जो ऊपर एलिवेटेड पार्ट है दैट इज फंडस। बीच का मेन पार्ट इज बॉडी। एंड जो पार्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है दैट इज पाइलोरस। ठीक है, जो ये स्मॉल पार्ट होता है जो ईसोफेगस से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ डिओडेनम की तरफ जा रहा होता है, इस साइड जो कर्व आ रहा है कर्वेचर, इसे कहते हैं लेसर कर्वेचर क्योंकि ये छोटा है। और दूसरी जो ऑपोजिट साइड में वो बड़ा कर्वेचर है दैट इज ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, तो इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। कार्डियक रीजन जो होता है वो अपर पार्ट है जहाँ ईसोफेगस ओपन हो रहा है एंड इट इज गार्डेड बाय कार्डियक स्फिंक्टर। यहाँ पर एक कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो रेगुलेट करता है फूड जो है जो अंदर आ रहा होता है इनटू द स्टमक, उसकी एंट्री और एग्जिट को। फिर फंडस। फंडस जो होता है वो स्मॉल डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। आप देख ही रहे हो स्मॉल डोम शेप्ड है क्योंकि ये उठा हुआ है। फिर बॉडी और कॉर्पस लार्जेस्ट पार्ट होता है स्टमक का। 75 to 80% ऑफ द स्टमक बॉडी ही होता है। अब जो ये बॉडी और कॉर्पस होता है वो फंडस के जस्ट नीचे जो है वो एक्सटेंड करता है अप टू द पाइलोरिक रीजन। यानी वो फंडस के जस्ट नीचे यहाँ से शुरू होता है एंड आपका खत्म होता है जस्ट बिफोर द पाइलोरस। तो ये पूरा आपका बॉडी है। फिर पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन के दो पार्ट्स होते हैं, एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल। ओपनिंग ऑफ पाइलोरिक कैनाल इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो पाइलोरिक रीजन के दो पार्ट है, एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। एंट्रम एक्चुअली ये वाला पार्ट होता है एंड पाइलोरिक कैनाल ये जो डिओडेनम में जाके ओपन हो रहा होता है। और यहाँ पे पाइलोरिक कैनाल और डिओडेनम के बीच में पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्फिंक्टर है जो कि जो है फूड की एंट्री जो होगा उसको गार्ड करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। मैंने इसमें आप लोगों को जो सरफेस ऑफ स्टमक है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक वॉल, वो नहीं बताया बिकॉज आई फील मैंने पिछली वीडियो में आपको जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है डाइजेस्टिव सिस्टम की उसमें अच्छे से सारी वॉल्स एक्सप्लेन कर दी हैं। स्टिल मैं एक बार आपको बता दूं कि स्टमक की जो वॉल होती है उसके अंदर जो है 4 लेयर्स होती है। ठीक है, हाउ मेनी लेयर्स? 4 लेयर्स। हमारे पास जो है आउटर सीरस, फिर मस्कुलर, फिर some mucus और inner mucus। ठीक है, और इनर म्यूकस लेयर में जो है स्टमक में रगे प्रेजेंट होते हैं। रगे क्या होते हैं? रगे जो होते हैं वो फोल्ड्स ऑफ द स्टमक होते हैं। स्टमक के जो म्यूकोजा होता है जब एम्प्टी स्टमक होता है आपका, ठीक है, तो जब एम्प्टी स्टमक होता है उस टाइम पे अगर ये आपका स्टमक है तो जो स्टमक होता है उसमें काफी म्यूकोसल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो इन फोल्ड्स को जो है हम रगे बोलते हैं। ओके, जब फूड आता है तो ये रगे के अंदर ही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं, सो दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ओके, और जो ये स्मॉल डिप्रेशंस होते हैं इनको गैस्ट्रिक पिट्स बोलते हैं। ठीक है,
तो इतना ही है। बाकी आप लोगों ने वॉल्स के बारे में जो आपने जनरल फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, सो प्लीज सी, मैं ऊपर लिंक कर दूंगी। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी इफ इट्स इम्पोर्टेंट, अगर आप चाहते हो। पर प्लीज फर्स्ट वीडियो देखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें सारे प्लेक्सस एंड सारी वॉल्स ये सब समझा रखा है। तो मैं आगे पूरे चैप्टर में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी इस बारे में, बिकॉज आई फील दैट दैट इज इनफ। ओके, नाउ मूविंग ऑन, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं, दे आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। तो क्लासिफिकेशन, थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। एक तो फंडिक और या ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स, एक पाइलोरिक ग्लैंड्स और गार्डियर ग्लैंड्स। तो देखो तीन तरीके के ग्लैंड्स हैं, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक। नाम से पता चल रहा है, फंडिक कहाँ होगा, फंडस में। पाइलोरिक कहाँ होगा, पाइलोरिक रीजन में। और कार्डियक कहाँ होगा, कार्डियक रीजन में। ठीक है। तो और ये सारे ग्लैंड जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। तो एक एक करके इन ग्लैंड्स को पढ़ते हैं। पहला है फंडिक ग्लैंड्स। तो फंडिक ग्लैंड्स जो होते हैं, उसके वो टिपिकल गैस्ट्रो ग्लैंड होते हैं। उसके तीन पार्ट होते हैं, बॉडी, नेक और इस्थमस। ये आप देख सकते हो, राइट। सो ये जो है हमारा नेक है, ओके, एंड दिस इज योर बॉडी एंड दीज आर isthmus। ठीक है, तो तीन पार्ट होते हैं, बॉडी, नेक और isthmus। अब सेल्स ऑफ फंडिक ग्लैंड्स जो है हमारे पास, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जिससे फंडिक ग्लैंड मिलके बना होता है। तो फंडिक ग्लैंड्स चीफ सेल्स या पेप्सिनोजेनिक सेल से मिलके बने होते हैं। पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, कर्चिंस्की और एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स और एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स। तो ये आपको याद करना है किन किन सेल से बने होते हैं और इनके फंक्शन क्या है, अब हम देखते हैं। चीफ सेल्स जो होती हैं वो पेप्सिनोजेन सीक्रीट करती हैं, रेनिन सीक्रीट करती हैं, लाइपेज सीक्रीट करती हैं, जेलाटिनेज सीक्रीट करती हैं, यूरेज सीक्रेट करती हैं। ठीक है। पेराइटल सेल्स जो होती हैं वो एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर और कैसल सीक्रीट करती हैं। म्यूकस नेक सेल्स म्यूसिन सीक्रीट करती हैं। जी सेल्स गैस्ट्रिन। एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स जो होती हैं वो सेरोटोनिन, और एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स हिस्टामिन। और एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स जो है वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स को हम एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स बोलते हैं। उसमें क्या क्या आता है, एक तो जी सेल्स जो गैस्ट्रिन सीक्रेट करती हैं, डी सेल्स जो सोमैटोस्टेटिन स्टाटिन सीक्रेट करती हैं, ए सेल्स जो ग्लूकागॉन सीक्रेट करती हैं, ग्रेलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो ग्रेलिन सीक्रेट करती हैं, एंड कुछ अननेम्ड सेल्स जो है वो वैसो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड सीक्रेट करती हैं। अब इन सब चीजों का क्या फंक्शन है यहाँ, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, ये भी हम आगे देखते हैं। ठीक है। बट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फंडिक ग्लैंड्स कहाँ लोकेटेड है, फंडस में। टिपिकल ग्लैंड्स होते हैं, बॉडी नेक isthmus होता है उनमें, और वो कौन कौन सी सेल से मिलके बने हैं और कौन सी सेल क्या सीक्रेट करती है, दिस यू शुड नो। सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, क्या पता होना चाहिए कि जो चीफ सेल्स हैं जैसे वो पेप्सिनोजेन और रेनिन सीक्रेट कर रही है, लाइपेज सीक्रेट कर रही है, इतना पता होना चाहिए। पेराइटल सेल्स हमारी एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल सीक्रेट कर रही है। म्यूकस नेक सेल्स म्यूसिन सीक्रेट कर रही है। ठीक है। जी सेल्स गैस्ट्रिन सीक्रेट कर रही है, भी इंपॉर्टेंट है, इतना पता होना चाहिए। बाकी सब भी पता होना चाहिए, बट इतना तो पता ही होना चाहिए, मतलब बेसिक। ठीक है। अब नेक्स्ट है पाइलोरिक ग्लैंड्स। पाइलोरिक ग्लैंड्स शॉर्ट और टॉर्चुअस होते हैं, और वो जी सेल्स, म्यूकस सेल्स, ईसी सेल्स यानी एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स, एंड ईसीएल सेल्स यानी एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स से मिलके बने होते हैं। कार्डियक ग्लैंड्स भी शॉर्ट और टॉर्चुअस होते हैं। वो मोस्टली म्यूकस सेल्स से मिलके बने होते हैं, पर उनमें एंटेरोक्रोमैफिक सेल्स, एंटेरोक्रोमैफिक लाइक सेल्स और चीफ सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। अब आता है फंक्शंस ऑफ स्टमक। स्टमक के क्या क्या फंक्शन है। तो पहला है उसका कोई मैकेनिकल फंक्शन। ठीक है। तो मैकेनिकल फंक्शन में दो चीजें आती है, एक तो स्टोरेज और एक काइम फॉर्मेशन। तो स्टोरेज फंक्शन मतलब फूड जो होता है वो स्टमक में एक लॉन्ग पीरियड के लिए, 3 से 4 घंटे के लिए स्टोर होता है और धीरे धीरे एम्प्टी होता है। एम्प्टी किसमें होता है, डुओडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। धीरे धीरे एम्प्टी होता है जिससे कि डाइजेशन जो है वो फैसिलिटेट हो, यानी कि धीरे धीरे जो है, अगर हम एक साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देंगे तो बहुत बर्डन आ जाएगा, धीरे धीरे डालेंगे तो धीरे धीरे फूड डाइजेस्ट होता जाएगा अच्छे से। मैक्सिमम कैपेसिटी स्टमक की 1.5 लीटर्स। नेक्स्ट है मैकेनिकल फंक्शन में उसका काइम फॉर्मेशन। तो काइम क्या होता है,
Peristaltic movements of stomach mix bolus with the gastric juices to form chyme. Chyme सेमी सॉलिड होती है। तो हमने बोलस पढ़ा था जब हमने सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़े थे कि सलाइवा जो होता है वो फूड को टंग की हेल्प से जो है फूड रोल हो जाता है और सलाइवा उसको मॉइस्चर कर देता है तो बोलस बन जाता है। वही फूड जब स्टमक में आता है तो स्टमक की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की वजह से वो फूड जो होता है वो गैस्ट्रिक जूसेस वो बोलस जो है गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है, तब हम उसे शाइन बोलते हैं और वो सेमी सॉलिड होता है। ठीक है। तो ये दो काम हो गए मैकेनिकल फंक्शन में, एक तो स्टोरेज ऑफ फूड और दूसरा काइम फॉर्मेशन। नेक्स्ट है सिक्रीटरी फंक्शन, वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है, वेरी सिंपल। फिर है डाइजेस्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन, हेमाटोपोइटिक फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन। ये अब हम गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन में इनकी डिटेल पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है ये, क्योंकि अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टमक, तो आप ये दो लिखोगे, ये दो खाली स्टमक के हैं। साथ में आप गैस्ट्रिक जूस के फंक्शंस भी लिखोगे, फंक्शंस ऑफ स्टमक में एक्सप्लेन मैंने अभी आगे कर दिए, तो आप एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा लिखोगे, बट यहाँ पे इसलिए ताकि एग्जाम में आए तो क्या लिखना है यू शुड नो। ओके। अब है प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब जो गैस्ट्रिक जूस है जो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज और कॉम्पोजिशन। तो कितना सिक्रीट करते हैं, 1.2 to 1.5, इट शुड बी लीटर आई गेस, it will be liter, okay, liter per day। पीएच जो है दैट इज 0.9 से 1.2। अब पीएच जो है इतना लो है यानी कि बहुत एसिडिक है ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज 1.004। गैस्ट्रिक जूस जो होता है दैट इज 99.5% वाटर एंड 0.5% सॉलिड्स जस्ट लाइक द सलाइवा। तो अब इसकी क्या कॉम्पोजिशन है, 99.5% तो वाटर है, 0.5% सॉलिड है। 0.5% सॉलिड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके के सब्सटेंसेस आते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में एक तो एंजाइम्स आते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, जिलाटिनेज, यूरियज। ठीक है। एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में HCl बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट। देखो ये ना कुछ कुछ जैसे इनमें से ना याद रख लो कि कोई किसी की भी कॉम्पोजिशन पूछोगे तो हम लिख देंगे तो एग्जाम में इजी हो जाएगा। जैसे सोडियम मोस्टली सबकी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में होगा, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, ये सब ना सबके में होंगे। ठीक है। सारे इनऑर्गेनिक्स जितने भी आप सिक्रीशंस पढ़ोगे, गैस्ट्रिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, और उससे पहले आपने सलाइवा पढ़ा, इन सब में जो है आपको जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे उसमें सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट होंगे ही होंगे। तो इन्हें याद कर लो कि सब में ये लिखना ही है। अब इसमें स्पेशल है जैसे आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो स्पेशल याद कर लो सब में कि एक अलग स्पेशल क्या है, तो वो स्पेशल है इसके अंदर। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में, सो रिमेंबर दैट। आपके फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर एंजाइम्स हैं और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। तो एंजाइम्स में भी पेप्सिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेनिन इज इंपॉर्टेंट, लाइपेज, जेलाटिनेज, यूरियस। ठीक है। तो जेलाटिनेज, यूरियस आप तब भी एक बार को याद ना रहे बाई चांस, इन 1% चांस, कोई बात नहीं, बट ये जो तीन है यू शुड रिमेम्बर देम। ओके। और यहाँ पे म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों याद रखना। ये इंपॉर्टेंट बात क्या है, दैट योर इंट्रिंसिक फैक्टर, दिस इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल ही है ये। ठीक है, पूरा नाम नहीं लिखा है। ये आपका जो इंट्रिंसिक फैक्टर है इट इज नॉट एन एंजाइम। ये ट्रिक क्वेश्चन है, ये वाइवा में पूछ लेते हैं, एंजाइम्स पूछते हैं व्हाट आर द एंजाइम्स सीक्रेटेड इन योर स्टमक। बच्चे बोल देते हैं पेप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज बोल देंगे, रेनिन बोल देंगे, फिर इंट्रिंसिक फैक्टर, बट इंट्रिंसिक फैक्टर इज नॉट एन एंजाइम, इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बट नॉट एन एंजाइम। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस में जो पेप्सिन है, पेप्सिन कौन सी सेल से सीक्रेट हो रहा था, बस फटाफट बताओ, ऊपर पढ़ा था अभी हमने, याद करने की कोशिश करो। पेप्सिन वाज सीक्रेटेड बाय विच सेल्स, जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर। Pepsin was secreted by our chief cells, right? Chief cells are pepsinogenic cells. So pepsin was secreted by our chief cells. अब pepsin जो होता है it is activated by hydrochloric acid directly. ठीक है, ये याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट्स पेप्सिन, ये भी हम HCl के फंक्शन में भी देखेंगे। ओके। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन्स को
प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, यानी उनकी स्मॉलर फॉर्म्स में प्रोटीन्स की, नॉट अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट नहीं करता। नेवर राइट पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। वो इतनी छोटी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो वो प्रोटीन्स को सिर्फ प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन कर पाता है। नेक्स्ट आता है आपका गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज भी, ये सारे एंजाइम स्टमक के एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होते हैं, इसलिए HCl सीक्रेट होता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स और बटर यानी ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। फिर आपका गैस्ट्रिक अमाइलेज स्टार्च को जो है वो डेक्सट्रोज एंड माल्टोज में कन्वर्ट करता है, एंड इट हैज अ नेग्लिजिबल एक्शन। देन जेलाटिनेज जो है वो जेलाटिन एंड कोलेजन ऑफ मीट को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, एंड यूरेज जो है वो यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा, दैट वेयर इज कोलेजन of meat digested in non-vegetarians? जो नॉन वेजिटेरियन है, वो जब हम मीट खाते हैं, वो लोग जो मीट खाते हैं जब नॉन वेजिटेरियंस, तो उसमें कोलेजन प्रेजेंट होता है। सो वेयर इज दैट कोलेजन डाइजेस्टेड? अभी हमने सलाइवा में, आप लोग को याद हो तो हमने साफ साफ लिखा था इट डज नॉट डाइजेस्ट कोलेजन। तो कौन डाइजेस्ट करता है सबसे पहले? गैस्ट्रिक जूस में जेलाटिनेज। ठीक है, जेलाटिन इज रिस्पॉन्सिबल for the gelatinase is responsible for the digestion of collagen of meat. वो collagen को peptides में convert कर देता है। Okay, so it's important. ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन है गैस्ट्रिक जूस का, हिमाटोपोइटिक फंक्शन। अब आपकी जो पेराइटल सेल्स होती है वो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल जो होता है उसे सीक्रेट करती है, ये हमने देखा था। अब इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल जो होता है वो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और विटामिन B12 जो होता है वो एरिथ्रोपोइसिस के लिए चाहिए होता है। नाउ व्हाट इज एरिथ्रोपोइसिस? एरिथ्रोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। एरिथ्रोपोइसिस का पूरा प्रोसेस, इट इज अ कंप्लीट चैप्टर। ओके, सो वी विल बी स्टडीइंग इट इन ब्लड यूनिट। ओके, सो absorb vitamin B12 जो है, it is highly necessary. Okay, it is highly necessary for the process of erythropoiesis. तो अगर पेराइटल सेल्स जो हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल कम सीक्रेट करेंगी या डेफिशिएंसी होगी इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल की, तो पर्नीशियस अनीमिया बोलते हैं। व्हाट इज पर्नीशियस अनीमिया? पर्नीशियस अनीमिया रेफर्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और फोलिक एसिड। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, वरना ये आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और फोलिक एसिड। ठीक है, और एंड दोनों की या फिर किसी एक की डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड और विटामिन B12, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, बोथ ऑफ देम। सो उसकी वजह से जो है आरबीसीज की फॉर्मेशन नहीं हो पाती, एंड उसकी वजह से एनीमिया होता है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल का वो समझ आ गया आपको, रोल एरिथ्रोपोइसिस। नेक्स्ट है तो प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर जो है म्यूकस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। म्यूकस क्या है? म्यूकस इज अ म्यूकोप्रोटीन विच इज सीक्रेटेड बाय म्यूकस नेक सेल्स एंड सरफेस म्यूकस सेल्स। ठीक है, तो म्यूकस का काम क्या होता है? एक तो वो स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करता है इरिटेशन से या किसी भी तरह की मैकेनिकल इंजरी से। दूसरा, वो डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन जो है गैस्ट्रिक म्यूकोसा पे डाइजेस्टिव एक्शन ना करते, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंजाइम पेप्सिन। ओके, तो वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा पे कोई एक्शन ना करे, डाइजेस्टिव एक्शन, तो उसको प्रिवेंट करता है, म्यूकस कोट कर लेता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा को, जिससे कि एक्शन प्रिवेंट हो सके। और तीसरा, वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को HCl से भी प्रोटेक्ट करता है। तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को वो HCl से और पेप्सिन से प्रोटेक्ट करता है, और साथ ही साथ किसी भी तरह की इरिटेशन या मैकेनिकल इंजरी से जो है स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करता है। चौथा है आपका फंक्शन ऑफ HCl। तो HCl के क्या फंक्शन होते हैं? एक तो HCl इज बैक्टीरिसाइडल। व्हाट इज मीन बाय बैक्टीरियोसाइडल? बैक्टीरियोसाइडल का मतलब इट किल्स द बैक्टीरिया। ठीक है, इट किल्स द बैक्टीरिया जो कि स्टमक में एंटर कर जाते हैं along with the food substances. नेक्स्ट, वो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में एक्टिवेट कर देता है। इट नीड्स एन, ये पेप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की,
So it needs an acidic environment to get activated into pepsin. तो HCl वो provide करता है. And तीसरा, it provides acidic medium for action of the pepsin. एक्शन के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है. एक तो एक्टिवेट करता है, दूसरा एक्शन के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. तो सिक्रीशन ऑफ पेप्सिनोजन. अब पेप्सिनोजन सिक्रीट कैसे हो रहा है? ठीक है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. पेप्सिनोजन का एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोस्ट इंपॉर्टेंट है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दे आस्क यू एज अ शॉर्ट नोट, समटाइम्स एज एन ऐसे क्वेश्चन किसी और चीज के साथ क्लब करके, लाइक दे विल आस्क हाउ इज HCl secreted and write the functions of gastric juice, and they will give you either 15 marker or a 10 marker, whatever is the marks for your essay question in your university. Okay, so just carefully listen what I'm saying. Secretion of pepsinogen and secretion of HCl most importantly. ठीक है. तो सबसे पहले है secretion of pepsinogen. तो pepsinogen जो होता है वो अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होता है. और कहाँ पे? चीफ सेल्स के अंदर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. चीफ सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजन में. ठीक है. अब ये पेप्सिनोजन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जाइमोजन ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में पैक हो जाते हैं. वो कैसे पैक हो जाते हैं? जाइमोजन ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में पैक हो जाते हैं. और पैकिंग का काम किसका था? गोल्जी अपरेटस का. तो गोल्जी अपरेटस उन्हें पैक कर देता है. फिर ये जाइमोजन ग्रैन्यूल्स सिक्रीट हो जाते हैं स्टमक में. ठीक है. स्टमक में सिक्रीट होके डिसॉल्व हो जाते हैं और पेप्सिनोजन जो होता है इनमें से बाहर आ जाता है इनटू द गैस्ट्रिक जूस. और फिर पेप्सिनोजन जो होता है वो HCl की हेल्प से पेप्सिन में एक्टिवेट हो जाता है. तो पूरा प्रोसेस समझ आ गया. पेप्सिनोजन सिंथेसाइज हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चीफ सेल्स की अमीनो एसिड से. ठीक है. अमीनो एसिड्स को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो है वो पेप्सिनोजन में कन्वर्ट कर दिया चीफ सेल्स के अंदर. फिर इस पेप्सिनोजन को जो होता है वो जाइमोजन ग्रैन्यूल्स में इसकी पैकिंग हुई बाय गोल्जी अपरेटस. फिर ये जाइमोजन ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो स्टमक से के अंदर सिक्रीट हो जाते हैं जहां पर ये डिसॉल्व हो जाते हैं और इनका पेप्सिनोजन बाहर आ जाता है गैस्ट्रिक जूस में और पेप्सिनोजन एक्टिवेट हो जाता है इनटू पेप्सिन बाय HCl. नाउ नेक्स्ट इज सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब इसे प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना. इट इज वेरी इजी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए हम एक थ्योरी पढ़ते हैं विच इज द Davenport थ्योरी. रिमेंबर द नेम. Okay, Davenport theory is an important theory जिसको which explains how hydrochloric acid is secreted. So according to Davenport theory, secretion जो होती है वो कहाँ होती है? It takes place in canaliculus of parietal cells. Now what is canaliculus? Actually जैसे आप ये देख रहे हो, this is a parietal cell. ठीक है. तो उसके जो है इस तरह से केनाल टाइप उसमें से जो है ना छोटे छोटे स्पेसेस बन जाते हैं जिसके अंदर सिक्रीशन हो जाता है और ये यहाँ से स्टमक में चले जाएगा कैनालिकुलस से. ठीक है. तो कैनालिकुलस ऑफ पेराइटल सेल्स के अंदर जो है इट टेक्स प्लेस द सिक्रीशन ऑफ HCl. नाउ हाउ डज इट टेक प्लेस? तो सबसे पहले मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हो रही होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो पेराइटल सेल्स के अंदर हो रही होती है वहां से CO2 रिलीज होता है. ठीक है. ये CO2 जो होता है ये वाटर के ये जो है CO2 पेराइटल सेल के अंदर जाता है और वाटर के साथ कंबाइन कर जाता है. वाटर के साथ CO2 और H2O जब कंबाइन होंगे तो H2CO3 बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम. कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम काफी ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है इन द पेराइटल सेल्स. ठीक है. तो उसकी प्रेजेंस में ये H2CO3 में कन्वर्ट हो जाते हैं. H2CO3 ब्रेक डाउन हो जाता है HCO3 माइनस और H प्लस में. क्यों? बिकॉज इट इज हाईली अनस्टेबल. इट इज हाईली अनस्टेबल. ठीक है. तो H2CO3 हाईली अनस्टेबल है सो इट विल ब्रेक डाउन. तो वो ब्रेक डाउन होके HCO3 माइनस और H प्लस आयंस बना लेता है. अब H प्लस आयंस जो होते हैं वो एक्टिवली पंप करे जाते हैं पेराइटल सेल से बाहर कैनालिकुलस में. तो H प्लस बाहर चले जाता है टुवर्ड्स द कैनालिकुलस और HCO3 माइनस जो होता है वो बाहर चले जाता है टुवर्ड्स योर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या ब्लड.
एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में हमने पढ़ा था जनरल में दैट एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ब्लड आता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर जो है HCO3 माइनस सीक्रेट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में नमक प्रेजेंट है, NaCl प्रेजेंट है। NaCl जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है Na प्लस और Cl माइनस में। ये Cl माइनस जो होता है ये पेराइटल सेल्स को क्रॉस करता है और फिर से कैनालिकुलस में रिलीज कर देती है पेराइटल सेल्स। ये पेराइटल सेल में जाता है, ये पेराइटल सेल्स से बाहर कैनालिकुलस से रिलीज कर देती है। और यहाँ पे H प्लस भी रिलीज हो रखा होता है, एक्टिवली पंप कर रखा होता है H प्लस बार। तो ये H प्लस और Cl माइनस जो है ये आपस में मिलके HCl बना लेते हैं। व्हाट डू दे फॉर्म HCl। ठीक है, एंड जो आपका यहाँ पे NaCl से Na प्लस बचा, वो जो ये HCO3 माइनस आ रखा होता है ECF में, उसके साथ कंबाइन करके NaHCO3 बना लेता है, सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज अ स्टेबल कंपाउंड। तो आपका HCl बन जाता है। तो इसकी जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या हुई, CO2 जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से आया, यहाँ देखते रहो, CO2 प्लस H2O, ये H2O आया आपका यहाँ पे, प्लस NaCl। यही तीन मेन प्रोडक्ट्स यूज है। इनसे बना क्या, एक तो HCl बना और एक NaHCO3 बना। ठीक है, दोबारा समझ लो एक बार, CO2 मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से जो है पेराइटल जो रिलीज होता है वो पेराइटल सेल में एंटर हुआ। पेराइटल सेल में ये वाटर से कंबाइन होकर H2CO3 बना इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एंड हाइड्रेज एंजाइम। H2CO3 हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है तो वो ब्रेक डाउन हो गया into HCO3 माइनस आयन एंड H प्लस आयन। H प्लस आयन को एक्टिवली पंप कर दिया बाहर की तरफ, तो वो जो है कैनालिकुलस में चला गया और HCO3 माइनस ECF में रिलीज हो गया। अब ECF में NaCl था, NaCl में जो है वो ब्रेक डाउन हुआ Na प्लस और Cl माइनस में। Cl माइनस पेराइटल सेल्स में गया, पेराइटल सेल्स ने उन्हें बाहर निकाल दिया इनटू द कैनालिकुलस। कैनालिकुलस में उसे H प्लस मिला, तो Cl माइनस और H प्लस जो है वो एक दूसरे के साथ जाके उनने आयनिक बॉन्ड बनाए और HCl फॉर्म हो गया। यहाँ पर Na प्लस अकेला पड़ा था, उसे ECF में HCO3 माइनस दिखा, तो उसने भी HCO3 माइनस के साथ बॉन्ड बनाया और NaHCO3 बनाया विच इज अ स्टेबल कंपाउंड, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे HCl इज अ स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका HCl फॉर्म होता है। तो आपको डावेनपोर्ट थ्योरी याद रखनी है, इट टेक्स प्लेस इन अ कैनालिकुलस ऑफ पेराइटल सेल, और ये पूरा डायग्राम बनाना है। इफ यू नो दिस डायग्राम यू कैन राइट इजीली, फिर पूरी कहानी आप लिख देना पॉइंट वाइज। ठीक है, बस ये डायग्राम याद करके जाना है। ओके, नाउ फैक्टर्स स्टिमुलेटिंग द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन से फैक्टर्स हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन इंक्रीज कराएंगे, गैस्ट्रिन, हिस्टामिन, वेगल स्टिमुलेशन। और कौन से फैक्टर इनहिबिट करेंगे, सीक्रेटिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टाइड YY। ये हम लास्ट में चैप्टर पढ़ेंगे एक्चुअली एक। ठीक है, तो कौन से फैक्टर स्टिमुलेट करते हैं, कौन से फैक्टर्स इनहिबिट करते हैं, ये सब अभी हम पढ़ेंगे लास्ट में। डाइजेशन के एंड में सीरीज में एक चैप्टर आएगा, तो यू विल गेट टू नो बेटर। ओके, so that's it for this video। आगे हम कंटिन्यू करेंगे रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन वगैरह। सो नेक्स्ट वीडियो में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल नो, बहुत अच्छा एग्जाम क्वेश्चन है वो। ठीक है, बट इस वीडियो में इतना ही। ओके, दैट विल बी अ सेपरेट टॉपिक, सेपरेट वीडियो। तो इस वीडियो में हमने देखा फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ स्टमक, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्टमक और थोड़ा सा मैंने वॉल ऑफ स्टमक के बारे में बता दिया। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज फर्स्ट वीडियो देखो। ओके, देन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के टाइप्स, फिर उनके कौन कौन सी सेल से बने होते हैं, वो क्या क्या सीक्रेट करती हैं, फिर फंक्शंस ऑफ द स्टमक, फिर प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, फिर फंक्शंस और गैस्ट्रिक जूस में डाइजेस्टिव फंक्शन जिसमें हर एंजाइम का फंक्शन देखा, हेमाटोपोइटिक फंक्शन देखा, फिर प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ म्यूकस, फिर फंक्शन ऑफ HCl, फिर सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजन कैसे सीक्रेट होता है और HCl कैसे सीक्रेट होता है, मैं डावेनपोर्ट थ्योरी समझी। ओके, so that's it. Please do like, subscribe and share and tell your friends about this channel, that here like someone is teaching physiology. If you like it, then please tell it to your friends also, help them else, also, okay, as well. And if you want the notes, just write it in the comment section. I will just give the link of the PDF. Okay, thank you so much.